तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम की। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो विटेकर के हिसाब से जो प्लांट किंगडम उन्होंने बनाया था वो डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू विटेकर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, किन ऑर्गेनिज्म को प्लांट माना जाता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग है, फोटोसिंथेटिक हैं, सेल वॉल सेल्यूलोज की है, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को किस में रखा जाएगा? प्लांट ग्रुप में रखा जाएगा। ये विटेकर के हिसाब से है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो पहली बार प्लांट किंगडम किसने बनाया था? कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार प्लांट किंगडम को प्रोड्यूस किया था? तो ही वॉज लीनियस। हिस्ट्री भी तो पढ़नी पड़ेगी ना कि प्लांट किंगडम को हमने कैसे मॉडिफाई किया है। जो फर्स्ट प्लांट किंगडम बनाया गया था, फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था वो था लीनियस के द्वारा। उन्होंने जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था तो एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम बनाया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो विटेकर का प्लांट है और जो लीनियस का प्लांट है, इन दोनों ग्रुप्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। लीनियस ने एक बहुत बड़े ग्रुप को प्लांट बोला था जिसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व किए थे इन्होंने। जैसे इसी प्लांट के अंदर में इन्होंने बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था, फंजाई को इंक्लूड किया था, एल्गी जो कि एक्वेटिक लोअर प्लांट्स हैं उनको इंक्लूड किया था, और हायर लैंड प्लांट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया था। उन्होंने सबको इंक्लूड किया था। पर आज के टाइम पर बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको हमने यहाँ से हटा दिया है और सिर्फ एल्गी और हायर प्लांट्स को हम प्लांट ग्रुप में प्लेस करते हैं। तो ये चेंजेस आए हैं प्लांट किंगडम में। स्लोली धीरे धीरे चेंजेस आते गए हैं जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ प्लांट किंगडम के बारे में बढ़ती चली गई। अब प्लांट किंगडम के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन को देखना है हमें। इस चैप्टर के अंदर में हम क्या देखते हैं कि भाई प्लांट किंगडम जो एक बड़ा सा किंगडम है, इसके अंदर छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, कितने फाइलम हैं, कितनी क्लास हैं। भाई एक किंगडम तो बहुत बड़ा कैटेगरी हो गया ना, उसके नीचे और भी तो कैटेगरीज होती हैं छोटी छोटी। फाइलम हो गया, डिवीजन जो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसमें क्लास होती है, फिर ऑर्डर होते हैं। तो प्लांट्स को, खुद प्लांट किंगडम को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमें प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन करना है, पूरे ऑर्गेनिज्म का नहीं, सिर्फ प्लांट किंगडम का। तो अगर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखें, किन किन बेसिस पे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसके लिए हमें प्लांट्स की बेसिक बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। भाई प्लांट क्लासिफिकेशन करने के लिए हम प्लांट्स के कुछ फीचर को पढ़ेंगे। अब प्लांट्स के फीचर को पढ़ने के लिए पहले हमें प्लांट्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमारी बॉडी से अलग है, एनिमल्स से अलग है। हम लोग जो ज़्यादा फैमिलियर होते हैं वो एनिमल बॉडी से होते हैं, प्लांट्स से उतना ज़्यादा डायरेक्टली हम फैमिलियर नहीं होते। तो एक बार बेसिक ओवरव्यू हमें यहाँ पर प्लांट्स का समझना होगा। भाई प्लांट्स के पास में दो तरह के फीचर होते हैं। मान लीजिए एक प्लांट है, एक जर्नल टिपिकल प्लांट बना रहे हैं जो हमें आसपास जर्नली दिखाई दे जाता है, उस तरह का प्लांट। मॉडिफिकेशंस तो फिर बहुत सारी होती हैं। एक प्लांट के अंदर में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं उसके रूट, उसका स्टेम और उसका पत्ता, लीफ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लावर, जिसको बोलते हैं फ्लावर। ये एक प्लांट बॉडी, एक टिपिकल प्लांट बॉडी जो जर्नली दिखाई देती है आसपास, उसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें से जो हमारे लीफ, स्टेम और रूट जो हर रोज काम करते हैं प्लांट बॉडी की, उसके डेली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, इसको बुलाते हैं वेजिटेटिव बॉडी। प्लांट की वेजिटेटिव बॉडी, वेजिटेटिव फेज।
जबकि जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है। रिप्रोडक्टिव, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर होता है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट बॉडी में, एक वेजिटेटिव जो हर समय दिखाई देते हैं और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, सीजन वाइज दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों के फीचर को हम इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेटिव बॉडी के भी फीचर इस्तेमाल करते हैं और रिप्रोडक्टिव बॉडी के फीचर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे, एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा। जो मेल पार्ट कहलाता है उसको बोलते हैं एंड्रोएशियम, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं गाइनोएशियम। गाइनोएशियम याद करना इजी है क्योंकि गाइनोकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, फीमेल डॉक्टर्स वगैरह है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गाइनोएशियम क्या है, फीमेल पार्ट, और एंड्रोएशियम मेल पार्ट। तो वेजिटेटिव बॉडी के भी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, सेक्सुअल बॉडी या फिर रिप्रोडक्टिव बॉडी फ्लावर के भी पार्ट्स हम पढ़ते हैं, जिसमें मेल पार्ट एंड्रोएशियम और फीमेल पार्ट गाइनोएशियम दोनों का स्टडी किया जा सकता है। अब प्लांट बॉडी में ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके रेस्पेक्ट में किस तरह के कैरेक्टर्स हम चूज़ करते हैं। भाई कैरेक्टर्स भी तो कई तरह के होते हैं ना, एक होते हैं बाहरी कैरेक्टर्स, एक होते हैं इंटरनल कैरेक्टर्स, एक होते हैं सेल्यूलर कैरेक्टर्स, बहुत तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी के किस तरह के कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, किन क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, उसके बेसिस पे तीन तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम पॉसिबल है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। तो प्लांट बॉडी के कौन कौन से कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे तीन तरह के क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। ये एडवांसमेंट के ऑर्डर में है, मतलब सबसे पुराना आर्टिफिशियल है, उससे ज़्यादा एडवांस नेचुरल है, और नेचुरल से ज़्यादा एडवांस आज के टाइम पर लेटेस्ट जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में किन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं वो समझेंगे, और किस किन साइंटिस्ट ने इन तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया है वो भी समझने वाले हैं। पहला सिस्टम है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे फोकस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल फीचर्स, जो भी प्लांट बॉडी में एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो बाहर से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर में हमारे कलर आता है, साइज आता है, पैटर्न आता है, या फिर अरेंजमेंट टाइप आता है, नंबर आता है। ये जिनको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकें ये सारे फीचर क्या कहलाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम सिर्फ प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकता है वेजिटेटिव बॉडी के भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि रूट, शूट और स्टेम, रूट, स्टेम और लीफ, और प्लस रिप्रोडक्टिव जो बॉडी है, जो फ्लावर है, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी पढ़ सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर पढ़ेंगे चाहे वेजिटेटिव बॉडी हो चाहे रिप्रोडक्टिव बॉडी हो। इस तरह का क्लासिफिकेशन सबसे फेमस है लीनियस का, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्लांट्स के लिए, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है लीनियस का क्लासिफिकेशन।
लीनियस का क्लासिफिकेशन। जिन्होंने वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं प्लांट के उनके मॉर्फोलॉजी पढ़ी, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कंसीडर किया, वेजिटेटिव पार्ट की भी मॉर्फोलॉजी पढ़ी, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी भी मॉर्फोलॉजी पढ़ी। और इन दोनों की मॉर्फोलॉजी पढ़ करके प्लांट्स को डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया। जो प्लांट किंगडम है उसको टोटल 24 क्लास में डिफरेंशिएट कर दिया, 24 डिफरेंट क्लास में। अब ये 24 डिफरेंट क्लास कौन सी बनाई ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने 24 डिफरेंट क्लास बनाई थी बेस्ड ऑन वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी फीचर की मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी के। इसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था, वो था एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर ये मेन क्राइटेरिया था, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था, क्योंकि इन्होंने मेन क्राइटेरिया क्या यूज़ किया, एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर, जो मेल पार्ट है उसका नंबर और उनका अरेंजमेंट। जो मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, उसका नंबर कैसा है प्लस उसका अरेंजमेंट, इन दोनों का इस्तेमाल करके 24 डिफरेंट क्लासेस बनाई थी प्लांट्स की। क्योंकि मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो क्राइटेरिया है वो रिप्रोडक्टिव है, इसीलिए हम इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एक टाइप है। अब क्या प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ स्विच हुए हम, फिर उससे फाइलोजेनेटिक की तरफ, तो क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ड्रॉबैक्स थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के। तो जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो है यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को जो इम्पोर्टेंस मिलती है, भाई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो फ्लावर कैरेक्टर्स या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बराबर मिलती है। प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको हम बराबर इम्पोर्टेंस पे रखते हैं, बराबर कंसीडर किया जाता है। पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि आज हमें मालूम है जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा कंजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जल्दी से वेरिएशन उनमें नहीं आता। तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, ये मोर कंजर्व्ड होते हैं, इनमें ईजिली चेंज दिखाई नहीं पड़ता। जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कंजर्व्ड नहीं होते, ये ईजिली चेंज हो जाते हैं, ईजिली चेंज। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। बट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद में हम पहुंच गए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्चुअल सिमिलैरिटी या नेचुरल सिमिलैरिटी, नेचुरल एफिनिटी को ढूंढने पर विश्वास रखता है। ये किस पर बेस्ड है, टू फाइंड द नेचुरल एफिनिटी among living organisms। to find the natural affinity, natural similarity या actual similarity between the living organisms। अब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान लीजिए, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और बी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में एक्चुअल सिमिलैरिटी, एक्चुअल रिलेशन आप कब समझ पाएंगे,
जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स दोनों के कंपेयर करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स लेकर के जब इनको कंपेयर करेंगे तो हम इनके बीच में एक्चुअल सिमिलैरिटी कितनी है, एक्चुअल डिफरेंस कितना है, इनकी नेचुरल एफिनिटी कितनी है, उसको समझ सकते हैं। तो नेचुरल एफिनिटी को समझने के लिए हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे रिलाई नहीं करना है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़े हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ में और भी कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो हमें पढ़ने ही हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं या इंटरनल कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं। इंटरनल कैरेक्टर्स जैसे कि एनाटमी हो गया, जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो टिश्यूज आपस में किस तरह से अरेंज हो रहे हैं उसको बोलते हैं एनाटमी। एनाटमी के अलावा सेल स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, या फिर इसी को हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये किस तरह का है ये भी देखना है। फाइटोकेमिस्ट्री, अगर प्लांट्स की बात करें तो उनकी केमिकल केमिस्ट्री कैसी है, उनके अंदर किस तरह के केमिकल्स मिलते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री पढ़नी है। एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, उनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है किसी प्लांट के ग्रोथ में, इनिशियल डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नया प्लांट, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टडी भी करनी है। जब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल में भी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, सेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोजेनेसिस, तो हम यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एक्चुअल रिलेशन है वो पता कर पाएंगे। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है बेंथम एंड हुकर का। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस है। बेंथम एंड हुकर ने सीड प्लांट्स, जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, जो जिनके अंदर बीज बनता है, हर प्लांट के अंदर बीज नहीं बनेगा, आगे हम चलकर देखेंगे, पर बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जो बीज बनाता है, सीड बनाता है। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था। एनसीईआरटी में इन्हीं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला गया है। तो इन्होंने इस फ्लावरिंग प्लांट्स या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को तीन कैटेगरी में डाल दिया, एक डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। अब यहाँ पर जो सेकंड सिस्टम है नेचुरल सिस्टम, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर मूव किए, या क्यों हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम डेवलप किया जब हमारे पास पहले से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद था। मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपसी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ा नहीं जाता। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, दो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से नेचर में कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनका क्या है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेंथम एंड हुकर ने भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने एक गलती कर दी थी कि डाइकॉट के बाद में जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद में मोनोकॉट को रखा था। मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था, जबकि आज के टाइम पे हमें मालूम है कि जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव टाइप का इवोल्यूशन दिखाते हैं। पहले जिम्नोस्पर्म थे और जिम्नोस्पर्म के बाद डाइकॉट है, और डाइकॉट के बाद में मोनोकॉट। सबसे एडवांस टाइप का इवोल्यूशन मोनोकॉट्स का है, रिसेंट टाइप का, और सबसे इन तीनों में सबसे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है। तो इसकी जो पोजीशन है जिम्नोस्पर्म की, वो सही जगह पर प्लेस नहीं की गई है। तो इसीलिए अब तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करेगा जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इंटरनल कैरेक्टर्स भी स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी स्टडी करेंगे, साथ में इन दोनों के साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनी, जो इवोल्यूशनरी रिलेशन है या जिसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं, वो भी समझने वाले हैं। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दो प्लांट्स के बीच में हम कैसे पढ़ेंगे? भाई हो सकता है कि जो इनका एंसेस्टर है वो एक्सटेंट हो चुका हो, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम फॉसिल का इस्तेमाल करते हैं। भाई फॉसिल एविडेंस होते हैं ना, पुराने ज़माने के जो रिमेन्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट होते हैं हार्ड बॉडी के, जो हार्ड पार्ट्स होते हैं उनकी रिमेन्स बच जाते हैं, वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होते, तो जो रिमेन्स बच जाते हैं पास्ट के, उन्हीं पुराने रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। और ये फॉसिल एविडेंस हमें बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पुराने टाइम पर, बहुत पहले के टाइम पर एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बट हर बार फॉसिल मिले ये भी तो ज़रूरी नहीं है भाई, फॉसिल हर चीज़ का मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। फॉसिल का मिलना एक चांस इवेंट है। हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसका फॉसिल बना ही ना हो या अभी तक हमें ढूंढा ही ना हो। तो कई बार दो ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करने वाले फॉसिल ग्रुप आपको नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पर हम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस टाइम पर अगर इवोल्यूशनरी फॉसिल अवेलेबल ना हो तो हम अदर एविडेंस या दूसरे एविडेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि उन दो ऑर्गेनिज्म, दो प्लांट्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हमने आर्टिफिशियल, नेचुरल और आज के टाइम पर यूज़ होने वाला फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करने वाले। अब प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए इतने सारे तरीके हैं। इसी तरह से हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए टेक्सोनॉमी की भी डिफरेंट ब्रांच बना दी। भाई प्लांट्स को अलग से क्लासिफाई करने के लिए हमने टेक्सोनॉमी की डिफरेंट ब्रांच बना दी, जिस हर ब्रांच के अंदर प्लांट को अलग तरीके से, अलग क्राइटेरिया को यूज़ करके क्लासिफाई किया जाता है। तो प्लांट टेक्सोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं उनका नाम है साइटोटेक्सोनॉमी, फिर है कीमोटेक्सोनॉमी, और एक और ग्रुप आता है जिसका नाम है फिनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। फिनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो ये तीन टेक्सोनॉमी के ब्रांच हैं जिनको हम प्लांट्स क्लासिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब है सेल बायोलॉजी की स्टडी करना, सेल की स्टडी करना। अगर हम दो प्लांट्स के बीच में उनके सेल की स्टडी करते हैं और सेल के स्टडी पर जो डिफरेंस आते हैं, जो सिमिलैरिटी आती है, उनके बेसिस पे ग्रुप करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफिकेशन प्रपोज करते हैं, तो ऐसा क्लासिफिकेशन, ऐसा टेक्सोनॉमी कहलाता है साइटोटेक्सोनॉमी। अच्छा, सेल में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियस या कैरियन। भाई सेल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ से डेवलप होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? न्यूक्लियस से, डीएनए से। तो सेल में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है वो न्यूक्लियस या फिर डीएनए पढ़ा जाता है, जिसको हम कैरियोटेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो साइटोटेक्सोनॉमी का ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है कैरियोटेक्सोनॉमी, जहाँ पर हम क्रोमोसोम या डीएनए का नंबर, उसका शेप, साइज पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम का शेप, साइज, नंबर कहाँ पे पढ़ा जाता है? कैरियोटेक्सोनॉमी में, जो कि एक साइटोटेक्सोनॉमी का ब्रांच है। दूसरा है कीमोटेक्सोनॉमी। अब कीमोटेक्सोनॉमी, जैसा इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, केमिकल कंपोनेंट्स किसी सेल के अगर हम उसका इस्तेमाल करें दो प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, देन इट इज़ कॉल्ड एज कीमोटेक्सोनॉमी। तो यहाँ पर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं
दो प्लांट्स के अंदर, मान लो ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन कितने परसेंट मैच करते हैं, कितने परसेंट डिफर करते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन परफॉर्म किया जा सकता है। इसको बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। अच्छा, कीमोटेक्सोनॉमी करते टाइम हमें ध्यान देना है कि दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक और होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है। कौन कौन होते हैं इसमें? जैसे प्रोटीन हो गया, ये सब में पाया जाता है, हमारे अंदर भी पाया जाता है। डीएनए, ये सब में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट या शुगर, ये सब में पाया जाता है। लिपिड, ये भी सब में पाया जाता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही मिलते हैं। जो डिफरेंस किया जा सकता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। ये अलग अलग प्लांट स्पीसीज़ में, प्लांट ग्रुप में डिफरेंट दिखाई पड़ती है। किसी में किसी एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, किसी में दूसरी तरह का, किसी में तीसरी तरह का, किसी में चौथी तरह का। तो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए। केमिकोटी, इसको बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी के बाद लास्ट आते हैं फिनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। फिनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम नंबर पे खेलते हैं, ना कि टाइप पर नहीं खेलेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या खेलेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करना है। क्वांटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें पढ़ने हैं। जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सके, जितने पॉसिबल हैं आज के टाइम पर, सब पढ़ लो। ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स पॉसिबल है पढ़ना, उसको हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। जब सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स आप कंसीडर करने लग जाओगे तो कैरेक्टर्स का नंबर हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कितने कैरेक्टर्स पढ़ते हैं? हंड्रेड्स से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या इतने सारे कैरेक्टर्स पढ़ना किसी एक ह्यूमन के बस की बात है? बहुत सारे लोग लगे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और हर प्लांट का इतने ज़्यादा वॉल्यूम में, इतने ज़्यादा नंबर में कैरेक्टर्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम किसकी मदद लेते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की मदद लेते हैं, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स की मदद लेते हैं। और उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जितने भी कैरेक्टर्स हमें पढ़ने हैं, सारे कैरेक्टर्स फीड कर देंगे। उस कंप्यूटर में हम क्या कर देंगे? सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो उसमें फीड कर देंगे। जब हमने उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स फीड कर दिए तो इन कैरेक्टर्स को हम अलग अलग कोड प्रोवाइड कर देंगे। हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर कोड दिया जाएगा। जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको एक एक कोड मिल जाएगा। और फिर हम सारे के सारे कैरेक्टर्स कंप्यूटर की मदद से दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करेंगे। मान लो हमारे पास में दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक पी है और एक ए है। इन दोनों के कैरेक्टर्स कंपेयर करने, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने ले लिए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हज़ारों कैरेक्टर्स ले लिए। सारे कैरेक्टर्स अलग अलग कोड की फॉर्म में हमने असाइन कर दिया। फिर जैसे ही हम कंप्यूटेशनल प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमें ये बता देगा कि कितने % कैरेक्टर्स आपस में मैच कर रहे हैं, कितने मैच नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ये बता देगा। क्या इससे हमें इनके बीच में रिलेशन बताने में आसानी होगी? हाँ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इनके बीच में रिलेशन ईजिली बना सकते हैं। तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी है जिसका नाम है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फिर फिनेटिक्स। फिनेटिक्स के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर कैरेक्टर इक्वल इम्पॉर्टेंस का होता है। किसी को भी हम मेन कैरेक्टर नहीं मानते। एवरी कैरेक्टर्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। और यही सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिनेटिक्स में भी, कि हम सारे कैरेक्टर्स को एक बराबर इम्पॉर्टेंस यहाँ पर दे रहे होते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली जो प्लांट क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करती हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन को डील करती हैं। अब जो प्लांट ग्रुप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो विटेकर का प्लांट ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू विटेकर, प्लांट्स के अंदर ये 5 फाइलम हम पढ़ेंगे। पहला है एल्गी,
फिर है ब्रायोफाइटा, देन वी हैव टेरिडोफाइटा, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म, और लास्ट वी हैव एंजियोस्पर्म। तो ये 5 डिफरेंट फाइलम हैं जो विटेकर के हिसाब से पांचों प्लांट किंगडम को बनाते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एल्गी से स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ चलने वाले। स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी से।